अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि अगर मैं बेईमान हूं तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। ये बात केजरीवाल ने तब कही थी जब सीबीआई ने उन्हें शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन हकीकत ये है कि अरविंद केजरीवाल नैतिक रूप से सबसे भ्रष्ट राजनेता हैं। वजह ये कि सत्ता मिलने से पहले जो कहता हो कि मैं सरकारी बंगले में नहीं रहूंगा, सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करूंगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करूंगा, सत्ता मिलते ही केजरीवाल ने पूरी तरह से रंग बदल लिया। सरकारी बंगले में पहुंच गए, सरकारी गाड़ी, सुरक्षा, पूरा अमला जमला जुटा लिया। सुरक्षा कुछ कम लगी तो पंजाब पुलिस के जवानों को बुला लिया और घोटालों का खेल शुरू हो गया। सिर्फ 10 साल पहले बनी पार्टी के पास इतना पैसा और संसाधन जुट गया कि पूरे देश में हाईटेक प्रचार कर सके और चुनाव लड़ सके। बात इतनी नहीं, अरविंद केजरीवाल ने सरकारी बंगले में ऐश मौज के सारे सामान जुटा लिए। 8-8 लाख के 23 पर्दे, इंपोर्टेड टाइल्स। बंगले को रंग महल बनाने के लिए केजरीवाल ने पूरे 45 करोड़ रुपए फूंक दिए। केजरीवाल के सरकारी अय्याशी का समर्थन राघव चड्ढा ने यह कहकर किया कि जिस घर में केजरीवाल रहते हैं वह 1942 में बना था। घर के अंदर से लेकर बेडरूम तक छत से पानी टपकता था। लोक निर्माण विभाग ने ऑडिट किया, ये बंगला प्राइवेट तो है नहीं, एक सरकारी बंगला है। राघव चड्ढा ने बॉलीवुड स्टाइल में बचाव किया, लेकिन सवाल यह है कि जिस बंगले का छत टपकता हो उसमें विदेशी टाइल्स और करोड़ों के पर्दे लगवाने से क्या पानी रुक जाएगा? राघव चड्ढा ने तो चमचागिरी की हदें पार करते हुए केजरीवाल के बंगले की तुलना पीएम आवास से कर डाली। उन्होंने कहा कि सीएम और पीएम से भी तुलना की जानी चाहिए। सीएम शिवराज के आवास पर चूना रगड़ाई पर 20 करोड़ खर्च हुआ। पीएम मोदी के आवास को बनाया जा रहा है जिसकी अनुमानित लागत 500 करोड़ है। ये रकम दोगुनी या इससे अधिक भी हो सकती है। हालांकि राघव चड्ढा ने जो बातें शिवराज सिंह चौहान और पीएम आवास को लेकर कही उसका कोई प्रमाण नहीं दिया। मतलब ये कि दावे झूठे हो सकते हैं और महज केजरीवाल की ऐश मिजाजी को छिपाने के लिए गढ़े हुए तर्क हो सकते हैं। केजरीवाल की इस शौकीन मिजाजी के बारे में जब अन्ना हजारे से सवाल किया गया तो उन्होंने शर्म से अपनी गर्दन को झुका लिया और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ईमानदार राजनीति की बातें करने वाला इतना बेईमान हो सकता है, इसकी कल्पना न तो दिल्ली वालों और न ही देश वालों ने की होगी। अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले के सौंदर्यीकरण पर 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हुए। सीएम आवास में 8,80,000 रुपए का पर्दा लगाया गया। सीएम आवास में लगे कुल पर्दों पर कुल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। कुल 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया। दिल्ली बीजेपी ने इसको लेकर सवाल खड़े किए। केजरीवाल के सरकारी आवास पर जो मार्बल लगा है उसको वियतनाम से मंगवाया गया था। इस डियोर पर्ल मार्बल की कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए है। इस मार्बल की फिटिंग भी अलग तरीके से कराई जाती है। बीजेपी प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली के लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे। दिल्ली की जनता के 45 करोड़ रुपए से केजरीवाल अपना महल रिनोवेट करवा रहे थे, जिस महल में 23 पर्दे 8,80,000 रुपए में लगवाए गए। दिल्ली बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि कोरोना के समय केजरीवाल अपने पर रिनोवेशन करवा रहे थे, ये 45 करोड़ रुपए में अपने बंगले को चमका रहे थे। दिल्ली की जनता से इनको कुछ लेना देना नहीं है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि खुद को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर रेनोवेशन के नाम पर जनता के 44 करोड़ 78 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। ऐसे आम आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार ने नैतिक भ्रष्टाचार की सारी हदों को पार करते हुए कानून बदल डाले और एक ईमानदार दलित आईएएस अधिकारी के हत्यारे को जेल से रिहा कर दिया। वजह वोट बैंक और दोस्ती। जिस आनंद मोहन के लिए राज्य के कानून बदले गए, उनका बेटा तेजस्वी यादव की पार्टी का विधायक है और खुद आनंद मोहन जंगल राज के शुरुआती दिनों का लालू प्रसाद के करीबी रहे और मोहन ने आजादी की सूचना मिलते ही अपना वही पुराना रंग दिखाया और बोला कि मायावती कौन है। मैंने तो सत्यनारायण भगवान की कथा में सिर्फ कलावती का नाम सुना था। असल में मायावती ने नीतीश कुमार की आलोचना तब की थी जब उन्होंने एक अधिकारी की हत्या में शामिल कैदी को जेल से रिहा करने के लिए कानून बदल डाले थे। नेचर और सिग्नेचर की बातें कर रहे आनंद मोहन के लिए कुछ भले ही न बदला हो, लेकिन देश और समाज बहुत बदल गया है। आनंद मोहन की रिहाई पर जी कृष्णैया की विधवा उमा देवी ने निराशा जताई। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसने एक ईमानदार अधिकारी को मारा था, उसको जैसी सजा मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। उसकी रिहाई का सबको विरोध करना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस फैसले के लिए बिहार की जातीय राजनीति को भी जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार में जाति की राजनीति है, वह राजपूत है, राजपूतों का वोट पाने के लिए उसे जेल से छोड़ा जा रहा है।
यदि ऐसा नहीं होता तो एक अपराधी को बाहर लाने की क्या जरूरत थी। इतना ही नहीं, जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन को रिहा किए जाने के फैसले पर आईएएस एसोसिएशन ने बिहार सरकार की निंदा करते हुए कहा कि ये फैसला सही नहीं है। आईएएस एसोसिएशन ने ट्वीट किया कि आनंद मोहन को रिहा किए जाने का फैसला बहुत ही निराश करने वाला है। आनंद मोहन ने जी कृष्णैया की नृशंस हत्या की थी। ऐसे में ये दुखद है। बिहार सरकार जल्द से जल्द फैसला वापस ले। ऐसा नहीं होता तो ये न्याय से वंचित रहने के समान है। एसोसिएशन ने कहा कि ऐसे फैसले से ही लोक सेवकों के मनोबल में गिरावट आती है। हम राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि बिहार सरकार जल्द से जल्द अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। दरअसल 4 दिसंबर 1994 की रात मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। छोटन के साथ उसकी कार में सवार 4 अन्य लोग भी मारे गए थे। माना जाता है कि छोटन शुक्ला की हत्या लालू यादव और आनंद मोहन के बीच छिड़ी जंग की वजह से हुई थी। इसलिए छोटन की हत्या का बिहार की राजनीति पर बहुत बड़ा असर हुआ। आनंद मोहन की बिहार पीपल्स पार्टी से छोटन शुक्ला केसरिया से विधानसभा चुनाव भी लड़ने वाला था। छोटन शुक्ला की हत्या के अगले ही दिन यानी 5 दिसंबर 1994 को लोग मुजफ्फरपुर की सड़कों पर उतर आए। इस दौरान मुजफ्फरपुर के रास्ते पटना से गोपालगंज जा रहे थे दलित अधिकारी जी कृष्णैया। वे उस समय गोपालगंज के कलेक्टर थे। भीड़ ने मुजफ्फरपुर के खबड़ा गांव में उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। पहले भीड़ ने कृष्णैया को कार से बाहर निकाला, फिर उनकी पिटाई की। इसके बाद कथित तौर पर भुटकुन शुक्ला ने गोली मारकर उनके जिंदा रहने की संभावना पर विराम लगा दिया। कलेक्टर की हत्या के आरोप में पटना की निचली अदालत ने साल 2007 में आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने उनकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया। उम्र कैद काटने की सजा होने के बाद भी आनंद मोहन पैरोल पर जेल से बाहर आते रहे हैं और अभी भी वे पैरोल पर बाहर ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कर्नाटक हो, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश, मुस्लिमों को आरक्षण देने का खेल इन राज्यों में खूब होता है। बावजूद इसके संविधान के धर्म के आधार पर आरक्षण दिए जाने के खिलाफ है। जब आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम राजशेखर रेड्डी ने मुस्लिमों को आरक्षण देने का फैसला किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी यूपीए सरकार के आरक्षण के फैसले को रद्द किया था। लेकिन जब कर्नाटक में सरकार ने मुस्लिमों के आरक्षण की व्यवस्था को खत्म किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी। कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर 9 मई 2023 तक के लिए रोक लगा दी गई है। हालांकि अपने एफिडेविट में कर्नाटक सरकार ने कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण पूर्णतः असंवैधानिक है। यह न सिर्फ संविधान की धारा 14, 15 और 16 का भी उल्लंघन करता है। मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जज बीवी नागरत्ना और केएम जोसेफ सुनवाई कर रही हैं। याचिका की सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर भी कर्नाटक सरकार ने सवाल उठाया है और कहा कि याचिकाकर्ता ने इस याचिका को पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर नहीं किया। कर्नाटक सरकार ने यह भी दलील दी कि संविधान में कहा गया है कि आरक्षण का उद्देश्य उन लोगों को आगे लाने को मौका देना है जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े और भेदभाव का शिकार रहे हैं, जिसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 14, 15 में किया गया है। पिछड़ी जातियों के बारे में भी कही गई है। अपनी दलील में कर्नाटक सरकार ने आगे कहा कि पिछड़ेपन की बात समाज के वर्ग को लेकर कही गई है, मजहब के आधार पर नहीं। इसलिए मजहब के आधार पर मुस्लिमों को दिया गया आरक्षण असंवैधानिक था और सरकार ने इसे खत्म कर दिया। दरअसल मुस्लिमों को ओबीसी कैटेगरी के तहत 4% का आरक्षण मिलता था। इस व्यवस्था को कांग्रेस की सरकार ने राज्य में लागू किया था। इसके बाद इस व्यवस्था को मुख्यमंत्री बुम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने रद्द कर दिया। इस 4% को वोक्कालिगा और लिंगायत जैसी जातियों में बांट दिया गया। मुस्लिम का आरक्षण रद्द करने की घोषणा करते हुए सीएम बुम्मई ने कहा था कि 4% अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण 2C और 2D के बीच विभाजित किया जाएगा। वोक्कालिगा और अन्य के लिए दी जाने वाली 4% आरक्षण को बढ़ाकर 6% किया जाएगा। वहीं वीरशैव, पंचमसाली और अन्य लिंगायत के 5% आरक्षण को बढ़ाकर 7% किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से सभी लोगों को फायदा मिलेगा। मुस्लिमों को जहां 4% की जगह अब 10% का लाभ मिलेगा, वहीं वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय के आरक्षणों में भी 2-2% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। हवाई चप्पल पहनकर सादगी और ईमानदारी का ढोंग करने वाले अरविंद केजरीवाल का भंडा बीच चौराहे पर फूटा तो बौखलाई आम आदमी पार्टी फर्जी तरीकों का सहारा लेने लगी।
ताकि केजरीवाल को बचाया जा सके। राघव चड्ढा ने केजरीवाल की शाहखर्ची के जवाब में कहा कि सरकारी बंगले की छत टपकती थी, इसलिए उसका रिनोवेशन करवाया गया। संजय सिंह ने इसमें कुछ और नमक मिर्च मिलाया और कहा कि आवास 1942 में बना था। पुराने घर में 3 घटनाएं हुई। मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रह रहे थे उनकी छत गिर गई। दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई। तीसरी घटना में सीएम जहां लोगों से मिलते हैं उस कमरे की छत गिर गई। अब सवाल ये है कि सीएम के बेडरूम की छत गिर जाए और कानो कान किसी को खबर ना हो। कम से कम राघव चड्ढा को तो पता होना चाहिए जो वो कह रहे हैं कि छतें टपकती थी। इसलिए पहले संजय सिंह और राघव चड्ढा खुद तय कर लें कि कहना क्या है, क्योंकि सवाल छत टपकने की और उसकी मरम्मत का नहीं है। सवाल स्विमिंग पूल में बनाए गए खर्च का है। 10 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। सवाल 1 करोड़ के पर्दे का है। सवाल किचन बनाने में करोड़ों के मार्बल खर्च का है। सवाल खंभों की सजावट पर उड़ाए गए 85 लाख रुपए का है। सवाल एक एक दीवार की सजावट पर खर्च किए गए 4 करोड़ रुपए का है। सवाल विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ बाउंसर्स की बदसलूकी का है। केजरीवाल देश के इकलौते सीएम हैं जो बाउंसर्स की सेवा ले रहे हैं। सिविल लाइन स्थित सीएम बंगले के रेनोवेशन पर 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हुए। 2021-22 में 8 पर्दे लगवाए गए जिन पर 45 लाख रुपया खर्च हुआ, जबकि दूसरे चरण में 15 पर्दों का ऑर्डर दिया गया और इसकी कीमत 51 लाख रुपए थी। कुल मिलाकर 23 पर्दों का बजट करीब 1 करोड़ रुपए का है। केजरीवाल के रंगमहल के इस खुलासे के बाद अब केजरीवाल की बोलती बंद हो गई है और बीजेपी फ्रंट फुट पर है। बीजेपी इस सवालों पर सवाल कर रही है। आम आदमी होने का दावा करने वाले सरकारी बंगले के रंग रोगन पर इतना खर्च कैसे कर सकते हैं? लाखों रुपए के पर्दे, करोड़ों रुपए के मार्बल खरीदे गए। इस पर आम आदमी पार्टी चुप क्यों है? अगर पूरी पारदर्शिता है तो आम आदमी पार्टी के नेता बहाने क्यों बना रहे हैं? सीएम आवास के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मचारी दबंगई पर क्यों उतर आए हैं? सवालों के सीधे जवाब देने से आम आदमी पार्टी के नेता क्यों कतरा रहे हैं? और इस पूरे विवाद पर अरविंद केजरीवाल खामोश क्यों हैं? बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा कि 45 करोड़ रुपए खर्च कर महाराज के महल का रेनोवेशन किया गया। 8,80,000 रुपए के पर्दे लगाए गए। ये वो लोग हैं जो रामलीला मैदान में शपथ लेने के लिए ऑटो में लटक कर आए थे। कहते थे कि गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे। 1 करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक का तो इनके घर में मार्बल लगा है जो वियतनाम से मंगवाया गया। संबित पात्रा ने कहा कि ये उनके महल के रेनोवेशन की कहानी नहीं बल्कि महाराज की मानसिकता के रेनोवेशन की कहानी है। कुछ नहीं लूंगा से सब कुछ लूट लूंगा तक कुछ नहीं छोड़ूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब किसी पद पर नहीं थे तब कहा करते थे कि वे पद मिलने पर न तो बंगला लेंगे न सुरक्षा लेंगे, और अब उनके साथ भारी सुरक्षा रहती है। उनके काफिले में 28 गाड़ियां चलती हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम शराब घोटाले के मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया को एक बार फिर कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। अब उनकी याचिका पर एक फैसला 28 अप्रैल तक टाल दिया गया है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर 18 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज ईडी मामले में उनकी जमानत पर फैसला सुनाया जाना था, लेकिन कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट अब 28 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। दूसरी तरफ सीबीआई मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत पर सुनवाई जारी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया। कोर्ट में सीबीआई की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि अगर मनीष सिसोदिया को जमानत दी जाती है तो वह सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की एक कार्यप्रणाली और एक योजना थी। सीबीआई ने कहा कि बहुत व्यवस्थित ढंग से और चालाकी से दिल्ली आबकारी नीति घोटाले को अंजाम दिया गया। मनीष सिसोदिया के साथ विजय नायर मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। घोटाले में साजिश की गहरी जड़ें हैं। मामले में मंगलवार को निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट पर अभी संज्ञान लिया जाना है। मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया और विजय नायर काफी करीबी थे। विजय नायर आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी थे। पार्टी की बैठकों में शामिल होते थे। साउथ ग्रुप के साथ हुई बैठक के बाद प्रॉफिट मार्जिन को 5 से बढ़ाकर 12% किया गया। सीबीआई ने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वह लोगों पर दबाव डालने में सक्षम हैं। अगर वह रिश्वत के लिए लोगों पर दबाव डाल सकते हैं तो वह निश्चित रूप से गवाहों पर दबाव डाल सकते हैं। इसी के साथ दिल्ली हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज की सुनवाई पूरी हुई। कल वापस इसी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई ईडी मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट 28 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। अपनी चार्जशीट में सीबीआई ने सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की कुछ धाराओं के अलावा सेक्शन 201 सबूत नष्ट करने और 420 धोखाधड़ी से भी इसे जोड़ा। ऐसे में ये समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि सीबीआई की चार्जशीट में और क्या क्या है जिससे सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि नीति को लेकर एक्सपर्ट की सिफारिशों को जीओएम ने पलट दिया है। इस जीओएम के हेड सिसोदिया ही थे। इसी जीओएम ने कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% करने का फैसला लिया था। गैर कानूनी तरीके से मिले पैसे के बदले साउथ लॉबी के इशारे पर जीओएम ने 12% कमीशन का प्रावधान जोड़ा। ये साउथ ग्रुप में ही डटा हुआ था। जब जीओएम रिपोर्ट फाइनल की गई, ऐसे में आखिरी मिनट में कई नियम जोड़े गए। आबकारी नीति से संबंधित कानूनी सलाह पर एक नोट गायब है। कानूनी सलाह दी गई थी कि पुरानी नीति ठीक है और इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। साउथ ग्रुप के लिए होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर के लाइसेंस सिसोदिया के निर्देश पर दिए गए, जबकि इसके खिलाफ में कई शिकायतें मिली। मोबाइल फोन गायब होने के कारण सीबीआई का मानना है कि बड़े पैमाने पर सबूत नष्ट किए गए। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अधिकारियों से मंजूरी ले ली गई है। Report, News of India. द कश्मीर फाइल्स के बाद निर्माता निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर विवाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि इस फिल्म को रुकवाने के लिए कांग्रेस और केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने काफी मेहनत की है। द केरल स्टोरी का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसमें केरल की महिलाओं की तस्करी और धर्मांतरण कराकर उन्हें आतंकवाद की आग में झोंकने की कहानी को मार्मिक तरीके से पेश किया गया। ये फिल्म 5 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ट्रेलर की शुरुआत केरल के हंसते खेलते हिंदू परिवार से की गई है। यहाँ एक माँ अपनी बेटी शालिनी उन्नी कृष्णन को हाथ से खाना खिलाते हुए उसे प्यार करती हुई नजर आ रही है। लड़की भी अपने परिवार के साथ बेहद खुश है। ट्रेलर में शालिनी से पूछा जाता है कि आईएसआईएस कब ज्वाइन किया। इस पर वो कहती है कि आईएसआईएस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है। इसके बाद दिखाया गया कि शालिनी उन्नी कृष्णन को कैसे एक मुस्लिम शख्स अपने प्रेम जाल में फंसाता है, उससे इस्लाम कबूल करवाकर शालिनी से फातिमा बनाता है और उसका निकाह उससे करवाया जाता है और फिर उसे आतंकवाद की आग में झोंकने की कहानी है। इसमें शालिनी के अलावा केरल की हजारों महिलाओं की तस्करी, धर्मांतरण की दिल दहला देने वाली क्रूरता भी दिखाई गई है। इसके माध्यम से राज्य की आईएसआईएस कनेक्शन का पर्दाफाश करने की एक शानदार कोशिश की गई है। ट्रेलर में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद के एक बयान का भी हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि अगले 20 वर्षों में केरल इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। फिल्म में शालिनी उन्नी कृष्णन का मुख्य किरदार अभिनेत्री अदा शर्मा ने निभाया है। विपुल अमृतलाल शाह और निर्देशक सुदीप्तो सेन ने इस भयावह सच्ची घटना को बड़े पर्दे पर उतारने के लिए कई सालों तक गहन रिसर्च की है। मार्च 2022 में सुदीप्तो सेन ने बताया था कि 2009 से केरल और मैंगलोर की लगभग 32,000 लड़कियों को हिंदू और ईसाई धर्म से इस्लाम मजहब में कन्वर्ट किया गया। उनमें से ज्यादातर सीरिया, अफगानिस्तान और हक्कानी प्रभावशाली क्षेत्रों में पहुंचाई जाती हैं। सुदीप्तो को रिसर्च के दौरान ये भी पता चला कि अपहरण और तस्करी के जरिए गायब हुई कुछ लड़कियां अफगानिस्तान और सीरिया की जेलों में पाई गईं। इनमें से ज्यादातर लड़कियों की शादी आईएसआईएस के आतंकवादियों से की गई और उन्हें सेक्स स्लेव बनाया गया था। द केरल स्टोरी फिल्म का द कश्मीर फाइल्स जैसा विरोध हुआ था। Report, News of India. मोदी सरने वाले मामले पर राहुल गांधी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राहुल गांधी की अपील याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन हाई कोर्ट की जस्टिस गीता गुप्ता ने राहुल गांधी की अपील याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अब किसी दूसरी बेंच में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई होगी। राहुल को सूरत की अदालत ने 2 साल की कैद की सजा सुनाई थी। सूरत की सत्र अदालत ने राहुल की मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। यह घटनाक्रम राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर करने के एक दिन बाद सामने आया। पीएस चंपानेरी ने कहा कि अदालत ने पहले उन्हें मामले को बुधवार के लिए रखने की अनुमति दी थी, लेकिन अब ये सुनवाई के लिए याचिका आई तो मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। चंपानेरी ने कहा कि मामले को न्यायमूर्ति गीता गुप्ता की अदालत में ले जाने को कहा गया था, क्योंकि उनकी अदालत क्रिमिनल रिवीजन के विषय से संबंधित है। अब मामले को किसी भी अन्य अदालत में रखने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को एक नोट भेजा जाएगा। सूरत स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 आपराधिक मानहानि के तहत दायर 2019 के मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल के कैद की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का ये केस बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दाखिल किया गया था। फैसले के बाद साल 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी। उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक संसद सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए सूरत की सत्र अदालत में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। अदालत ने 20 अप्रैल को दोष सिद्धि पर रोक लगाने की राहुल की अर्जी को खारिज कर दिया था। Report, News of India.